महादेव। आज का हमारा टॉपिक है आइसो एंजाइम। हम आइसो एंजाइम कैसे कहेंगे, देखो फॉर एग्जांपल ये कोई ए बी सी एंड डी एंजाइम है, ठीक है। ये चारों एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है पता है? स्मॉल ए में से स्मॉल बी के अंदर कन्वर्ट करना। कोई एक सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना। सेम ही सबस्ट्रेट और सेम ही प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो ए आएगा, उसका भी यही काम है, ए में से बी के अंदर कन्वर्ट करेगा, बी का भी यही काम है, सी का भी यही काम है एंड डी का भी यही काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये चारों एंजाइम है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर ले लो, ए एंजाइम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बी एंजाइम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सी एंजाइम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और डी एंजाइम कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। मतलब उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन उसका मेन काम है वो सेम है, ठीक है। उसे हम कहेंगे आइसो एंजाइम। समझ में आ गया इतना? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द सेम रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि दो डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन उसका काम क्या है? सेम ही रिएक्शन को कैटेलाइज करना, ठीक है। उसे हम कहेंगे आइसो एंजाइम, लेकिन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। मतलब उसका स्ट्रक्चर ले लो, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी ले लो, इलेक्ट्रोफोरेटिक, वीमैक्स, कैम वैल्यू, ऑप्टिमम पीएच, सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है। देखो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आइसो एंजाइम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आइसो एंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। वो मैं पहले जो आपने देखा जो प्रॉपर्टी वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। लेकिन ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के 5 आइसो एंजाइम है। कितने एंजाइम है? 5 आइसो एंजाइम। देखो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उसके 5 आइसो एंजाइम है, LDH1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और ये LDH एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो 4 सब यूनिट से बना हुआ होता है। कितने सब यूनिट से बना हुआ होता है? 4 सब यूनिट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये LDH5, LDH4, 3, 2, 1, आप देखो उसके स्ट्रक्चर में आपको 4 सब यूनिट देखने को मिलेंगे, देखने को मिल रहे 4 सब यूनिट, ठीक है। ये 4 सब यूनिट को फॉर एग्जांपल ये जो स्काई कलर है, ठीक है, उसे हमने डिनोट किया है M से, और जो H है सब यूनिट उसे हमें डिनोट किया है H से। तो यहाँ H फॉर हार्ट और M फॉर मसल है, ठीक है। तो LDH5 है वो बना है चारों के चारों, उसके अंदर M यूनिट है, चारों के चारों M सब यूनिट से बना है, उसे हम कहेंगे LDH5। जिसके अंदर 3 M सब यूनिट होंगे और एक H सब यूनिट होगा, उसे हम कहेंगे LDH4। और फिर जिसके अंदर 2 सब यूनिट मसल्स के और 2 सब यूनिट H के होंगे, उसे हम कहेंगे LDH3। और LDH2 हम इसे कहेंगे कि जिसके अंदर 3 सब यूनिट H के और 1 सब यूनिट M का होगा। और यहाँ LDH1 के अंदर सारे सब यूनिट H के होंगे, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ सारे सब यूनिट 4 है, लेकिन चारों सब यूनिट सेम नहीं है, किसी में 1 M है, किसी में 1 H है, मतलब 2 M है, 2 H है, किसी में 3 M है, किसी में 1 H है, ठीक है। तो उस तरह से हमने इसको डिफरेंट किया है। तो ये जो LDH एंजाइम है, ठीक है, आइसो एंजाइम है, अगर हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रन करवाए, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? कुछ इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको जनरली पता है कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, देखो ये हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, आप कोई सैंपल ले लो, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से डिफरेंट पैटर्न मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने ABC एंड D रखा है, ठीक है, तो आपको कुछ डिफरेंट बैंड मिलेगी डिफरेंट जगह पर। वो किसके बेस पर होते हैं? साइज, शेप, उसका चार्ज क्या है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर जिसकी कम साइज होगी तो वो जल्दी मूव करेगा,
जिसका शेप है, ठीक है, कोई स्फेरिकल होता है, कोई कुछ इस तरह से लीनियर फॉर्म होता है। अगर स्फेरिकल होगा तो वो जल्दी से मूव करेगा, लीनियर फॉर्म होगा तो कुछ उसे टाइम लगेगा। उसी तरह से चार्ज वो भी अफेक्ट करेगा। तो मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये पांचों एंजाइम की डिफरेंट है। इसीलिए जब हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो हमें डिफरेंट बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो अभी ये जो एंजाइम है, आइसो एंजाइम LDH5 आपको जनरली देखने को मिलेगा मसल्स एंड लीवर में। LDH4 आपको देखने को मिलेगा लीवर एंड स्केलेटल मसल के अंदर। और LDH3 है वो आपको ब्रेन एंड किडनी के अंदर देखने को मिलेगा। LDH2 एंड LDH1 है वो हार्ट एंड RBC के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम उसे देख लेते हैं ये पहले से। So LDH is a classic example for studying isoenzyme. The LDH enzyme is a tetramer. क्यों? क्योंकि 4 सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। It's catalyze the interconversion of lactate and pyruvate. मतलब कि लैक्टिक एसिड में से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन करना वही मेन गोल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, ठीक है। उसके 5 डिफरेंट आइसो एंजाइम है जो हमने देखे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। They can be separated by electrophoresis. मैंने अभी बताया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट बैंड मिलेंगे, ठीक है। LDH1 हैज़ मोर पॉजिटिव चार्ज। जो LDH1 है उसका पॉजिटिव चार्ज उसका ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज, शेप, चार्ज वो मैटर करता है, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जल्दी रन करेगा, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, फास्ट होगी। और LDH5 की स्लोएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमें देखो इस तरह से बैंड मिल रहा था ना, LDH5 आपको यहाँ मिल रहा है लेकिन LDH1 का बैंड यहाँ पर मिल रहा है। उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसीलिए वो मूव होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तरफ, ठीक है, जल्दी, इसीलिए। फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर ऑफ LDH आइसोएंजाइम। LDH इज एन ओलिगोमेरिक एंजाइम। ओलिगोमेरिक एंजाइम हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक मोनोमर से नहीं बना हुआ है, 4 सब यूनिट से बना हुआ होता है। अगर एक सब यूनिट से बना हुआ होता तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोमर। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा सब यूनिट से बना है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ओलिगोमेरिक एंजाइम, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सब यूनिट नेमली M for muscle and H for heart are produced by different genes। मतलब कि यहाँ 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है, मतलब 2 टाइप के सब यूनिट होते हैं। बना है 4 सब यूनिट से, लेकिन कितने टाइप्स के सब यूनिट है, 2 टाइप्स के, ठीक है, M and H। M सब यूनिट इज बेसिक एंड while the H सब यूनिट इज एसिडिक है in the nature। The isoenzyme contain either one or both the सब यूनिट गिविंग LDH1 to LDH5। वो हमने देख ही लिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैंने समझाया आपको कि भाई इसमें क्या है, M चारों के चारों M है, यहाँ चारों के चारों H सब यूनिट है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट है, M भी है, H भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं उसके सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल कैटालिटिक एक्टिविटी। उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी LDH1 है, ठीक है। वो हमने देखा था कि LDH1 प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन हार्ट मसल एंड इज इनहिबिटेड बाय पायरुवेट। देखो मैंने क्या कहा कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उसका इनहिबिशन अगर होगा तो उसके लिए इनहिबिटर भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं LDH1 की। जो LDH1 है आपको कहाँ देखने को मिलता है, हार्ट के अंदर। देखो यहाँ LDH1 कहाँ देखने को मिलेगा, हार्ट एंड RBC के अंदर। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि LDH1 इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन हार्ट मसल एंड इज इनहिबिटेड बाय पायरुवेट। मतलब कि पायरुवेट है, ठीक है, वो यहाँ इनहिबिटर का काम करेगा, मतलब कि एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। ये क्यों है पता है? पायरुवेट यहाँ इनहिबिटर एज अ वर्क करता है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। क्यों? देखो अगर ग्लूकोज में से कन्वर्ट होगा और पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है, और ये पायरुविक एसिड में से फिर क्या होगा कि हमारी क्रेब्स साइकिल चलेगी और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ATP मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा, अगर हम मसल की बात करें, ठीक है, तो मसल के अंदर क्या होता है
कि ये पाइरुवेट, जो भी पाइरुवेट बचा है, ग्लूकोज अब है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो इस पाइरुविक एसिड है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट्स हो जाता है, ठीक है। तो हमें एटीपी नहीं मिलेगी। ये रिएक्शन कहाँ होती है, मसल के अंदर, लेकिन ये रिएक्शन हार्ट के अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पाइरुवेट है वो क्या है, इनहिबिटर है, इसीलिए हमारे हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में से पाइरुविक एसिड बनेगा और हमारी क्रेब्स साइकिल है वो चलेगी, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल चलेगी, इसीलिए हमारे हार्ट को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पाइरुवेट है वो इनहिबिटर है। अगर जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा तो पाइरुवेट का ही वो क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मसल की, ठीक है। क्योंकि मसल में पाइरुवेट है वो एज ए इनहिबिटर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे हार्ट में कर रहा है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। वरना हमारा हार्ट ही थक जाएगा भाई, लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का, ठीक है। हेंस पाइरुवेट इज नॉट कन्वर्टेड टू लैक्टेट इन कार्डियक मसल बट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए विच एंटर सिट्रिक एसिड साइकिल, और क्या करेगा, एटीपी फॉर्म करेगा। फिर हम बात करेंगे LDH5 की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मसल के अंदर, ठीक है। लेकिन मसल के अंदर यहाँ पाइरुवेट है, ठीक है, वो इनहिबिटर की तरह एक्ट नहीं करेगा। देखो LDH5 इज मोस्टली प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल एंड द इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम बाय पाइरुवेट इज मिनिमल, हेंस पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट। मतलब कि यहाँ पाइरुवेट का इनहिबिटर की तरह इज अ वर्क नहीं करेगा भी तो बहुत ही मिनिमल, ठीक है। तो यहाँ पाइरुवेट का लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फर्दर LDH5 हैज़ लो KM मतलब कि हाई एफिनिटी, वेल LDH1 हैज़ हाई KM मतलब कि लो एफिनिटी फॉर पाइरुवेट, ठीक है। इसीलिए जो हमारा हार्ट है वो थकता नहीं है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो रन होगी और हमें ATP मिलेगा, ठीक है। फिर है हमारा डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ LDH। ये LDH है वो हमें डायग्नोसिस में भी काम आएगा। किस तरह से, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। सो इन हेल्दी इंडिविजुअल द एक्टिविटी ऑफ LDH2 इज हायर देन दैट ऑफ LDH1 इन सीरम। देखो ये जो पांचों आपको आइसो एंजाइम दिख रहा है, ठीक है। सीरम सैंपल के अंदर इन द हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो LDH2 का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीरम के अंदर जब आप डायग्नोस करते हो तो अगर LDH1 का लेवल आपको ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब समझ लो कि हार्ट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तभी LDH1 का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तब LDH1 का जो आइसो एंजाइम है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द हेल्दी इंडिविजुअल द एक्टिविटी ऑफ LDH2 इज हायर देन दैट ऑफ LDH1 इन सीरम। इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन LDH1 is much greater than LDH2 and this happen within 12 to 24 hours after infarction। मतलब कि 12 से 24 घंटे तक जब आपको अगर हार्ट अटैक आया है, ठीक है, तो उसके 12 घंटे या तो फिर 24 घंटे के अंदर ये जो LDH1 है उसका लेवल सीरम के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि समझ लो ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ LDH5, अगर LDH5 का अमाउंट ज़्यादा हो गया है तो मतलब समझ लो कि कोई लीवर डिजीज़ है, ठीक है। इसीलिए हमें डायग्नोसिस में ये हेल्पफुल है। फिर एक दूसरा हम एंजाइम आइसो एंजाइम का एग्जांपल देखेंगे, वो है हमारा क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस। ये क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस है, उसके भी 3 आइसो एंजाइम है। कितने हैं, 3 आइसो एंजाइम। और ये 3 आइसो एंजाइम का मेन एक ही काम है, फॉस्फोक्रिएटिन को क्रिएटिन के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। इंटर कन्वर्जन होता है यहाँ कि फॉस्फोक्रिएटिन में से क्रिएटिन एंड क्रिएटिन में से फॉस्फोक्रिएटिन के अंदर कन्वर्ट करना, यही काम है हमारे CPK का, ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस का। तो ये
क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के 3 आइसो एंजाइम है, CPK1, 2 एंड 3। जो ये CPK1 है वो 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है, BB सब यूनिट से। जो CPK2 है वो बना है MB यूनिट से, एंड स्केलेटल मसल है वो बना है MM सब यूनिट से। ठीक है, जो ये BB है CPK1 वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रेन के अंदर। CPK2 आपको हार्ट के अंदर, CPK3 आपके स्केलेटल मसल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इन हेल्दी इंडिविजुअल द आइसो एंजाइम CPK2 इज ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल इन सीरम। मतलब कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो CPK2 का लेवल है वो सीरम सैंपल में बहुत ही कम होगा, मतलब कि लेस देन 2%। लेकिन जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तब इसका लेवल हाई हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 20% तक। अगर आपको CPK2 का लेवल अगर आपको ज़्यादा सीरम सैंपल में देखने को मिलता है, मतलब कि समझो कि यहाँ मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है। ठीक है, CPK2 आइसोएंजाइम इज नॉट एलिवेटेड इन स्केलेटल मसल डिसऑर्डर। मतलब कि अगर स्केलेटल मसल का डिसऑर्डर है तो उसमें CPK2 है, ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर। Therefore, estimation of the enzyme CPK2 is the earliest reliable indication of myocardial infarction। मतलब कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, फिर हम एक और आइसोएंजाइम की बात करेंगे, वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये अल्कोलाइन फॉस्फेटेज है, उसके 6 आइसोएंजाइम है। कितने हैं? 6। ठीक है, कौन कौन से आइसोएंजाइम है? अल्फा 1 ALP, अल्फा 2 हीट लेबाइल, अल्फा 2 हीट स्टेबल, एंड प्री बीटा ALP एंड गामा ALP। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसके कितने हैं आइसोएंजाइम? 6 आइसोएंजाइम्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अल्फा 1, अल्फा 2 हीट लेबाइल, अल्फा 2 हीट स्टेबल, प्री बीटा एंड गामा ALP। ठीक है, यहाँ सिर्फ मोनोमर से बने हैं जो भी ALP है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही सब यूनिट है, लेकिन उस सब यूनिट का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बेसिस पर उसके आइसोएंजाइम हमने ये नाम दिए हैं। ठीक है, इंक्रीज इन अल्फा 2 हीट लेबाइल ALP सजेस्ट हिपेटाइटिस, वेरेज प्री बीटा ALP इंडिकेट बोन डिसीज। अगर आपको सैंपल के अंदर अल्फा 2 हीट लेबाइल ALP आइसोएंजाइम अगर ज़्यादा देखने को मिलता है तो मतलब कि हिपेटाइटिस है, या तो फिर प्री बीटा ALP ज़्यादा है तो मतलब कि कुछ बोन डिजीज़ है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस में आपको बहुत हेल्प करता है। फिर यहाँ है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तब कौन कौन से एंजाइम है जो क्या हो जाएंगे? उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसका टाइम भी लिखा हुआ है कि भाई इतने टाइम में ये एंजाइम क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट है हमारा मायोग्लोबिन, सेकेंड है कार्डियक ट्रोपोनिन T, फिर है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ये सारे एंजाइम में कब इंक्रीज हो गए? जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा। ठीक है, फिर अगर लीवर डिजीज़ है तो कौन कौन से एंजाइम आपको इंक्रीज मिलेंगे? एलेनाइन ट्रांसएमिनेज है, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज है, फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, तो ये सारे जब इंक्रीज हो गए तो अब समझ लो कि लीवर डिजीज़ है। हमने देखा था कि LDH1 है, अगर उसका अमाउंट इंक्रीज होता है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन। यहाँ LDH अगर आपको 5 ज़्यादा मिलता है तो मतलब कि लीवर डिजीज़ है। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, 5 प्राइम न्यूक्लियोटिडेज है, वो कब इंक्रीज होगा? इन इंट्राहिपेटिक एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलेस्टोसिस। ठीक है, फिर है हमारा गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज, वो इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अगर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो इसका अमाउंट आपको इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, और फिर है हमारा एंजाइम इन मसल डिसीज, जो मसल के अंदर अगर मसल डिजीज है तो कौन कौन से एंजाइम इंक्रीज देखने को मिलेंगे? फॉस्फोकाइनेज है हमारा, अल्डोलेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज है। ठीक है, देखो अब हमने जो आगे की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो हमने बाकी रखी थी, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए होते
तो आपको ये समझना ईजी रहता, ठीक है। तो देखो यहाँ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइसो एंजाइम। जो आइसो एंजाइम है वो डिफरेंट जीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। ओलिगोमेरिक एंजाइम भी हो सकते हैं, मोनोमेरिक एंजाइम भी हो सकते हैं। हमने अब देख लिया है कि ALP था हमारा, ठीक है, अल्कलाइन फोस्फेटेज, वो क्या था, मोनोमर था। हमारा LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो क्या था, ओलिगोमेरिक एंजाइम था, आइसो एंजाइम था, ठीक है। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम, डिफरेंस इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसो एंजाइम। फिर आएगी हमारी आइडेंटिफिकेशन। क्यों आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, इसीलिए हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते थे तो बैंड डिफरेंट मिलता था। हीट स्टेबिलिटी, जब हमने अल्कलाइन फोस्फेटेज की बात की थी तो उसमें क्या होता था कि हीट, बहुत सारे आइसो एंजाइम थे जो हीट स्टेबल थे, बहुत सारे हीट लेवल थे। फिर इनहिबिटर्स की बात आती तो हमें पता है कि भाई पाइरुवेट, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है। पाइरुवेट है वो इनहिबिटर है, किसके लिए, LDH1 एंजाइम के लिए। क्यों, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, LDH1 हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। पची थी Km वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कोफैक्टर है, कोई कोफैक्टर है जो एक्टिवेट करेगा कोई आइसो एंजाइम्स को और दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमारा टिश्यू लोकलाइजेशन में भी डिफरेंट फॉर आइसो एंजाइम एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, वो भी डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये था हमारा पूरा आइसो एंजाइम्स, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।